नमस्कार दोस्तों, MDU ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके BA के 5वें सेमेस्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों, BA के डिस्टेंस के 3rd सेमेस्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हमने पिछली वीडियो में बात कर ली थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमने बताए हैं उनको रिवाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके डिस्टेंस के BA के 5वें सेमेस्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बगैर किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर ले, ताकि आगे चलकर जो भी अपडेट हमारे चैनल पर आती है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इंग्लिश के बारे में बात कर लेते हैं। इंग्लिश में आपका एक नोवेल है राजा राव का, जिसका नाम है कांतापुरा। तो दोस्तों, कांतापुरा में देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये पूरा नोवेल एक बार आपको पढ़ लेना है। हिंदी में मन करे तो हिंदी में, इंग्लिश में मन करे तो इंग्लिश में। इसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो डिस्कस कांतापुरा इंडियन नोवेल। इसके बाद इसमें एक मूर्ति नाम का जो करेक्टर है उसका करेक्टर स्केच। और दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। डिस्क्राइब कांतापुरा एज ए गांधीयन नोवेल। और दोस्तों, एक रत्ना और भट्टा नाम का और इसमें करेक्टर है, उनके भी करेक्टर स्केच जो है वो आपको रीड करने हैं। तो दोस्तों, इसके बाद देखिए आगे चलकर आपकी ग्रामर दी गई है। तो ग्रामर में आपके नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, आर्टिकल्स ये सब है। तो ये तो सब आपको रीड करने ही होंगे, इनके कोई भी शॉर्टकट्स नहीं है। इसके बाद हिंदी की बात करते हैं। तो सबसे पहला ही है आपका गरीबदास का। गरीबदास का साहित्यिक परिचय दीजिए, उनकी रचनाओं के बारे में, उनकी भाषा शैली के बारे में, उनके कला पक्ष के बारे में, ये सब आपको रीड करना होगा। इसके बाद नित्यानंद है। नित्यानंद के भी बारे में आप साहित्य परिचय और इसकी जो भाषा शैली है इसके बारे में देख सकते हैं। इसके बाद आगे चलकर आपको पंडित लक्ष्मीचंद का बताया गया है। हरियाणवी लोकधारा के सौरव प्रसिद्ध कवि लक्ष्मीचंद का साहित्यिक परिचय दीजिए। और दोस्तों, ये इसका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसकी नारी चेतना के विभिन्न रूपों में मुखरित हुई है, इसके बारे में वर्णन कीजिए। यानी कि लक्ष्मीचंद ने अपने सांगों में नारी चेतना के बारे में क्या क्या बताया गया है, इनके ऊपर आपको वर्णन करना होगा। ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। इसके बाद कवि मांगेराम की भाषा शैली आपको रीड करनी होगी। इसके बाद आपका 7वां चैप्टर है बस्ती राम के बारे में। तो बस्ती राम ने अपने काव्य में जो सामाजिक कुरीतियों पर तीखा प्रहार किया है, इसके बारे में आपको अपने विचार प्रस्तुत करने हैं। इसके अलावा आगे चलकर और भी काफ़ी सारे राइटर्स के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है, लेकिन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलकर आपको आपकी जो कहानी है वो मिलती है आशा की किरण कंवल हरियाणवी। तो यहाँ पर सबसे पहले कंवल हरियाणवी का जो साहित्यिक परिचय है ये आपको रीड करना होगा। और दोस्तों, जो आशा की किरण है इस कहानी का उद्देश्य और इस कहानी की जो भाषा शैली है उसको भी आपको रीड करना है। ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अगला है साजा सिर, जो कि नाटक है रामफल चहल के द्वारा। तो इस नाटक का सार अपने शब्दों में लिखिए, इसके आधार पर मानसिंह का चरित्र चित्रण कीजिए। मानसिंह एक इसमें करेक्टर है जिसके ऊपर आपको अपना करेक्टर स्केच लिखना है। तो ये सभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद एक एकांकी भी यहाँ पर दी गई है जिसका नाम है स्वर्ण जयंती। रघुवीर सिंह मथाना के द्वारा ये एकांकी लिखी गई है। तो इसमें भी आपको इसकी जो भाषा शैली है उसके बारे में और जो इसमें बुढ़िया बताई गई है उसका जो चरित्र चित्रण है ये करना है, या फिर बुढ़िया की चरित्रगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके हिंदी के बनते हैं। इसके बाद आती है आपकी हिस्ट्री। यहाँ पर देखिए 5th सेम में आपकी जो हिस्ट्री है वो रहेगी वर्ल्ड हिस्ट्री, यानी कि विश्व इतिहास। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पुनर्जागरण के बारे में। पुनर्जागरण का अर्थ क्या है, ये कहाँ से शुरू हुआ और इसके अंदर जो कला साहित्य इन सब के बारे में प्रकाश डालना, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद धर्म सुधार आंदोलन के बारे में, ये कहाँ से शुरू हुआ, किसने शुरू किया, इनके प्रभाव के बारे में। इसके बाद वाणिज्यवाद के बारे में, इसका अर्थ समझाइए, इसके उदय और विकास के लिए उत्तरदायी कारकों का उल्लेख कीजिए, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी, इन सब के बारे में आपको रीड करना है। 2 क्रांति है जो कि आपकी कृषि क्रांति है और औद्योगिक क्रांति है, ये आपको पूरी तरह से रीड करनी है। प्रमुख क्या क्या कारण थे, क्या क्या अंतर आए और दोस्तों कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, इन सब के बारे में। इंग्लैंड की 1688 की जो शानदार क्रांति थी जिसको गौरवपूर्ण क्रांति के नाम से जानते हैं, इसको भी आपको रीड करना होगा। इसके विभिन्न कारणों का विवरण दीजिए और ये क्रांति क्यों शुरू हुई थी। इसके अलावा अमेरिकन क्रांति को भी आपको रीड करना होगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो कि आपकी साम्राज्यवाद का है। तो साम्राज्यवाद का क्या अभिप्राय है, इसकी शुरुआत क्यों हुई, इसके इफेक्ट्स के बारे में, ये सभी आपको रीड करना है। देखिए मैप्स की बात करते हैं तो यूरोप में औद्योगिक क्रांति का विस्तार कैसे हुआ, किस किस जगहों पर इसका विस्तार हुआ, कौन कौन सी लोकेशंस थी, वो सभी आपको दिखानी है। पूरे यूरोप का मैप आपको दिया जाएगा जिसमें आपको जो है देशों को चिन्हित करना होगा।
इसके बाद आती है आपकी पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस में पहला ही क्वेश्चन आपका बनता है तुलनात्मक राजनीति के बारे में, इसके अध्ययन के बारे में, इसकी परंपरागत पद्धतियों के बारे में, इन सब के बारे में। तो उनकी मुख्य जो विशेषताएं थी उन सब का वर्णन आपको करना होगा। इसके अलावा आपकी जो तुलनात्मक राजनीति है इसके परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण, उसके उपागमों का अर्थ बताइए और इसके अध्ययन कैसे किया जाता है, इनके बारे में भी आपको अपने विचार जो है वो लिखने होंगे। इसके अलावा एक आगे चलकर आपको मार्क्सवादी सिद्धांत के बारे में लिखना है। राजनीतिक अर्थशास्त्रीय मार्क्सवादी संरचना पर एक निबंध लिखिए। साथ ही इसके अलावा देखिए और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें एक है आपका संविधानवाद। तो संविधानवाद क्या था, इस पर लेख लिखिए, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी, इसके तत्व क्या थे, इन सब के बारे में। और संविधानवाद और संविधान के मध्य अंतर क्या है, ये सभी आपको जो है वो रीड करने होंगे। इसके अलावा एक राजनीतिक दल का क्वेश्चन बनता है, यानी कि राजनीतिक दल क्या होते हैं, इनका अर्थ बताइए, इनकी विशेषताएं, आधारों का वर्णन कीजिए, इनके क्या क्या कार्य होते हैं, इनकी भूमिका के बारे में। इसके बाद एक और क्वेश्चन बनता है कि लोकतंत्र में यह जो दलीय प्रणाली है इसकी उपयोगिता का वर्णन कीजिए और बहुदलीय और द्विदलीय प्रणालियों की मुख्य विशेषता क्या है, इनका अर्थ क्या होता है, इन सब के बारे में। इसके अलावा देखिए आगे चलकर इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है जो कि आपका दबाव समूह का है। दबाव समूह क्या होते हैं, इनका अर्थ क्या होता है, कैसे ये बनते हैं, इनकी विशेषताएं, इनके लाभ और हानि के बारे में आपको लिखना होगा। पूरा दबाव समूह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद आता है आपका पब्लिक एड। तो पब्लिक एड में एक पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दे रखा है, स्थानीय शासन की परिभाषा देते हुए इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी कि जो स्थानीय शासन है, लोकल गवर्नमेंट है, इसकी परिभाषा ये कैसे बनता है और दोस्तों इसके मुख्य कार्य क्या क्या होते हैं, इनकी विशेषताओं के बारे में आपको यहाँ पर वर्णन करना होगा। इसके बाद नगर पालिका के बारे में, यानी कि आपके राज्य की जो नगर परिषद है उसका संगठन कैसे होता है, उनके मुखिया कौन होते हैं, उनके पास क्या क्या शक्तियाँ होती हैं, उनके क्या क्या कार्य होते हैं, ये सभी आपको बताने होंगे। इसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन बनता है वो है आपका केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय, यानी कि इसका जो संगठन है वो कैसे होता है, इसके कार्य, इसकी शक्तियाँ, यह काम कैसे करता है, इसके बारे में। और स्थानीय स्वशासन की केंद्रीय परिषद पर नोट लिखे। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। एक होता है आपका नगर निगम का। नगर निगम का अर्थ क्या होता है, इसका मुखिया कौन होता है, इसका संगठन, इनके कार्य कैसे काम होता है, इन सब का, इसके पास क्या क्या शक्ति होती है, इन सब के बारे में। और एक नगर निगम के मेयर का चुनाव कैसे होता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद आगे चलकर देखिए आपका आता है जिला प्रशासन का। जिला प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं, उनके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। इसके अलावा आपका आता है जिलाधीश। जिला प्रशासन की आधारशिला है, इसका वर्णन कीजिए, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बारे में आपको बताना है, उसके क्या क्या कार्य होते हैं, उनकी शक्तियों के बारे में। तो दोस्तों ये था आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। अब इसके बाद बात आती है आपके इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आर्थिक विकास का क्या अभिप्राय है, यानी कि आर्थिक विकास क्या होता है, इसके निर्धारक तत्व क्या क्या होते हैं और यह किस तरह से काम करता है। इसके बाद अगला आता है आपका प्रोफेसर लुईस द्वारा प्रतिपादित श्रम के असीमित पूर्ति संविधान विकास मॉडल को स्पष्ट कीजिए, यानी कि जो विकास मॉडल है इसके बारे में आपको वर्णन करना है। और नक्शे के संतुलित विकास सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है न्यूनतम आवश्यक प्रयत्न सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। इनके साथ एक पर्यावरण का क्वेश्चन भी बनता है कि पर्यावरण का क्या अभिप्राय है, इसके प्रमुख तत्व क्या क्या है। और इसके बाद एड्स क्या है, इसको फैलाने वाले विषाणु का नाम लिखिए, इसे बचने की सावधानी बताइए। और साथ ही मानव जनसंख्या में वृद्धि के कारणों पर प्रकाश डालिए, यानी कि जनसंख्या क्यों वृद्धि हो रही है, इसके मुख्य कारण क्या क्या हैं। साथ ही पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ बताइए और प्रमुख प्रदूषकों के नाम बताइए, उनके प्रकार बताइए, जैसे कि वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, इन सब के बारे में। इसके अलावा एक लास्ट क्वेश्चन आपका बनता है अल्पकालिक और अवहनीय विकास से वहनीय विकास की दृष्टि में एक तर्क प्रस्तुत कीजिए, यानी कि आपका जो अल्पकालिक या फिर अवहनीय विकास है इसके ऊपर आपको तर्क प्रस्तुत करना है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके BA 5th सेम के। दोस्तों यहाँ पर हमने दो जो बुक है वो छोड़ दी है, जिसमें पहली है आपकी संस्कृत की और दूसरी आपकी मैथमेटिक्स की। तो इसके बारे में हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए उन दोनों बुक्स को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया है। हालांकि दोस्तों जो भी क्वेश्चंस मैंने बताए हैं उनमें से 50 से 60% आने की पूरी संभावना है, यानी कि आपका जो आधा एग्जाम है वो इन्हीं क्वेश्चंस में से आ सकता है। अगर आप इनको अच्छे से रीड करके जाते हैं, अच्छे से तैयारी करके जाते हैं, तो आपके एग्जाम में पास होने के चांसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। साथ ही दोस्तों अगर आपके एग्जाम्स की बात करते हैं तो बहुत जल्दी आपके एग्जाम्स होने वाले हैं। इस वीक में आपकी जो डेट शीट है वो आ सकती है, 20 से 25 तारीख के बीच में आपके जो एग्जाम्स है वो शुरू हो सकते हैं। दोस्तों ये जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, ये चाहे फ्रेश के हों, चाहे रिपेयर
रिपेयर के हो चाहे इंप्रूवमेंट को, सभी के लिए वैलिड रहेंगे। यानी कि ऐसा नहीं है कि रिपेयर वालों के अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे या फिर दोस्तों फ्रेश वालों के अलग से होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके जो एग्जाम्स होते हैं वो सेम ही होता है, सेम ही आपका एग्जाम होता है। तो अगर आपके रिपेयर भी आ रही है तो भी आप इन सभी क्वेश्चंस को रीड कर सकते हैं और इससे आपके जो एग्जाम में पास होने की संभावना है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी वीडियो। इस वीडियो में हमने बात की है आपके एग्जाम्स के बारे में, साथ ही आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में और दोस्तों आप कैसे क्लियर कर सकते हैं एग्जाम्स को, इसके बारे में। आई होप कि आपके सभी जो डाउट्स हैं वो दूर हो गए हैं। लेकिन दोस्तों अगर अभी भी आपको कोई डाउट बचता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर दोस्तों सोशल मीडिया पर जैसे व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको सेटिस्फाइड आंसर दिए जाएंगे। साथ ही दोस्तों अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, हेल्पफुल लगी है, आपके डाउट्स दूर हुए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हरियाणा, जय हरियाणवी।